जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AP Academy. Today we are going to discuss chapter number 5, that is coal and petroleum. In this chapter we will discuss about what is coal and what is petroleum. See, there are various materials which are present for our basic needs. मतलब हमारे बेसिक नीड्स के लिए हमारे आसपास कई सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एक तरीके से रिसोर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें, एनीथिंग विच हैव सम वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्स। अब यहाँ पर रिसोर्स हमारे यहाँ जो होते हैं वो दो तरीके के रिसोर्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, या सनलाइट की अगर हम बात करें, या हम एयर की बात करें, वाटर की बात करें, तो दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्स। अब कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो हम व्हीकल्स चलाते हैं, मतलब जो हमारी कार है, बस है, या हम जो बाइक्स चलाते हैं, दीज आर ऑल मैन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर जो रिसोर्स है, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम एक्चुअली बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। चूंकि कोल और पेट्रोलियम दोनों ही नेचुरल रिसोर्स होते हैं, चूंकि वो हमें नेचर से मिलते हैं, क्लियर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उसमें भी दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। देखिए, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन द एनवायरमेंट। मतलब कि जो कभी खत्म नहीं हो सकते, दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो सनलाइट, क्लियर। इसके अलावा हम एयर की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन प्लेंटी। मतलब वो ऐसा रिसोर्स है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं हो सकते या जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है नेचर में, उनको बोला जाता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, क्लियर। अब दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जिनकी अमाउंट लिमिटेड होता है। मतलब वो एक टाइम के बाद या फ्यूचर में वो खत्म हो जाएंगे, क्लियर। तो उसमें जैसे कहा जाए तो एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्लियर। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि रिसोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली खत्म हो। कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, आज हमारा जो फॉरेस्ट है, जो हमारा फॉरेस्ट है, आज अगर हम इंडिया के तौर पे अगर हम बात करें तो आज जो हमारा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है, लैंड, वो पहले नहीं था। पहले हमारा फॉरेस्ट लैंड काफी ज्यादा था, बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे जंगलों को काट करके एग्रीकल्चर फील्ड बनाई गई, क्लियर। तो वहां पर क्या किया गया है, फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को एग्जॉस्ट किया गया है। दिस वॉज डन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। वो नेचुरली नहीं हो रहे, वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण एग्जॉस्ट हो रहे हैं। और कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे अगर हम कोल की बात करें, या हम पेट्रोलियम की बात करें, या हम नेचुरल गैस की बात करें, तो ये क्या हो रहे हैं, ये नेचुरली खत्म हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्लियर। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में नेचुरली भी एग्जॉस्ट होते हैं, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण भी कई नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो एग्जॉस्ट होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ, या फिर जो हमारे मिनरल्स होते हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो तरीके के नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एक होता है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक होते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स।
क्लियर। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हम 3 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जॉस्टिबल हैं, दैट इज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसमें, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर विंड पावर है, सोलर पावर है, ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स हैं, और जो एलपीजी है या कोल है ये क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोल के बारे में। देखिए कोल एक्चुअली एक हार्ड ब्लैक रॉक है, मतलब ये एक तरीके से स्टोन है, जिसे पत्थर कहते हैं। ये एक हार्ड स्टोन है दैट इज ब्लैक इन कलर, इसी को बोला जाता है कोल। ठीक। अब ये जो कोल है, ठीक है, वो एक तरीके से फ्यूल्स की तरह काम करता है, यूज टू कुक फूड जनरली। अभी जैसे अगर हम बात करें, हमारे घरों में तो गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बट अगर आप डीप उसमें फॉरेस्ट एरिया में या आप विलेजेस में जाएं तो वहां पर लोग खाना बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहां पर जो खाना बनता है उसमें नीचे कोयला जलाया जाता है और उस आग से खाना बनाया जाता है। क्लियर। तो कोल जो है वो पहले के समय में यूज होता था एज अ फ्यूल टू कुक फूड। आज की डेट में कोल का इस्तेमाल बेसिकली जो हो रहा है वो हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों ने सुना होगा थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में। क्लियर। तो थर्मल पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसके लिए जो फ्यूल यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, कोल यूज किया जाता है। क्लियर। अब ये कोल निकाला कैसे जाता है, ये कोल पाया कहाँ जाता है, तो ये कोल हमारे अर्थ के डीप में पाया जाता है। कोल माइंस आपने देखी होंगी, ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये कोल माइंस है। कोल माइंस मतलब वो जगह या वो प्लेस जहां से कोयला जमीन से निकाला जाता है। क्लियर। कई सारे एरिया होते हैं जो कि पर्टिकुलरली कोल के लिए फेमस होते हैं, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली जिला है जो कि कोल माइंस के लिए फेमस है, वहां से कोयला जो है वो अच्छी क्वालिटी का निकाला जाता है। तो बेसिकली कोल का यूज पहले खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था, फिर इसके अलावा अब जो इसका यूज होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है। क्लियर। बीच में इसको आपने देखा होगा रेलवे के इंजन्स में भी स्टीम इंजन यूज होता था। रेलवे के इंजन्स में भी कौन सा इंजन यूज होता था, स्टीम इंजन। उसमें आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा किस तरीके से इंजन में कोयला रहता है और वहां से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। तो उस टाइम पर कोयले का इस्तेमाल स्टीम इंजन में भी होता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर। तो कोल का काफी इंपॉर्टेंट यूज है, और आज की डेट में जो हमारा 70% अराउंड अराउंड मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% आवर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज कमिंग फ्रॉम कोल। थर्मल पावर प्लांट से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल, ऑन थर्मल। हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, हाइड्रो पावर से भी हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है बट उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है। सो आवर डिपेंडेंसी ऑन कोल इज मैक्सिमम। क्लियर। तो इसीलिए कोल का जो यूज़ है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एक तरीके से इसको कोल को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। हालांकि कुछ कंपनियां भी इसको यूज़ करती हैं, इंडस्ट्रीज में कुछ कंपनियां कोल को यूज़ करती हैं एज अ फ्यूल। तो अब अगर हम कोल की बात करें तो ये कोयला हमें मिलता कैसे है या इसकी स्टोरी क्या है इस कोल की। तो देखिए इसमें जो कोयला हमें मिलता है जमीन के अंदर से, जो डेड प्लांट्स होते हैं या जो डेड एनिमल्स होते हैं जो हमारे जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर हम जिनको बात करें, तो वो जो डेड प्लांट्स या जो डेड एनिमल्स होते हैं वो एकदम अर्थ के डीप में होते हैं। और चूंकि वहां पर ना प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर, और वहाँ पर कोई एयर नहीं होती, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ एयर अगर हम बात करें, वहाँ पे एयर नहीं होती, तो वहाँ पर डीप में एकदम क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स है ना, ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। तो जैसे जैसे हमारे अर्थ के डीप में अगर हम बात करें, तो जो जो डेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो इट टेक्स लॉट ऑफ ईयर्स टू कन्वर्ट इट इनटू कोल, मतलब इसको काफी समय लगता है कोयला में तब्दील होने में। इसीलिए हम कोयले को एज एन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि इसकी खपत जितनी ज्यादा हो रही है उस हिसाब से अगर किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो एक टाइम के बाद वो चीज एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्लियर। तो इसीलिए आज की डेट में अगर आप देखें तो वेरियस अल्टरनेटिव मेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू फ्री फ्रॉम कोल, मतलब कोयले की यूज कम से कम हो सके। इसीलिए आप देखें हाइड्रो पावर प्लांट्स या सोलर पावर प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज इनएग्जॉस्टेबल, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम अर्थ में डीप में जाते जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वहां पर जो डेड प्लांट्स होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट होते हैं इनटू कोल, क्लियर। नाउ इस कोल में मेनली क्या होता है? कार्बन होता है। मेनली इस कोल में क्या प्रेजेंट होता है? अगर आप देखें कोल में, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, क्लियर। और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोल हमें फॉर्म हुआ है वो मिला है फ्रॉम द डेड प्लांट्स, क्लियर। तो ये जो डेड वेजिटेशन से जो कोल प्रोड्यूस हुआ, इसी को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? ये जो डेड प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ये जो कोल में कन्वर्ट होते हैं, क्लियर, इसी को बोला जाता है कार्बोनाइजेशन, ठीक है। और चूंकि ये वेजिटेशन से प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कोल को क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। और जब भी कभी आप कोल को इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर अगर हम बात करें, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर जब भी आप उसको बर्न करते हैं, तो मेनली आपको कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर। तो क्लियर, तो कोल आपको समझ में आया? तो कोल बेसिकली हमें मिलता कहाँ से है? हमें बिल्कुल डीप अर्थ से मिलता है, क्लियर। वहां पर जो डेड प्लांट्स होते हैं अंदर, वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उस कोल को जमीन से निकालने का काम जो होता है वो कोल माइंस में होता है। जमीन से जो कोयला निकाला जाता है वो कहाँ निकाला जाता है? कोल माइन से निकाला जाता है, ड्रिलिंग करके या ब्लास्टिंग करके, जिस तरीके से। तो इस तरीके से दिस इज अबाउट कोल, क्लियर। अब जैसे कि अगर मैंने बताया आपको कि कोल का यूज कई जगह पे होता है, बट अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि कोल का यूज कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में भी यूज होता है उसका। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो कोल को इंडस्ट्री में यूज करके जो यूजफुल प्रोडक्ट्स वहां से निकाले जाते हैं बेसिकली, वो निकाला जाता है। एक तो होता है कोक, क्लियर। तो एक होता है हमारा कोक, दूसरा होता है हमारा कोल टार, क्लियर, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है कोल गैस। तो इंडस्ट्री में प्रोसेस करके या इंडस्ट्री में कोयले का इस्तेमाल करके बेसिकली तीन प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक होता है हमारा कोक, दूसरा होता है हमारा कोल टार, और तीसरा होता है हमारा कोल गैस, क्लियर। तो अब इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये हमारा जो है, ये अगर आपको इमेज दिख रही है, तो ये है हमारा कोक, ये है हमारा कोल टार, और ये है हमारा कोल गैस, क्लियर। अब देखिए, ये जो कोक है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कोक की, तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है, और ये काफी टफ होता है, क्लियर। ये बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। कोक जो होता है वो बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, और इसी कोक का इस्तेमाल करके स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ठीक है। तो इस कोक का ही यूज करके क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है।
और इसमें कई सारे और भी मेटल्स का इस्तेमाल करके क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टील। बट कोक क्या होता है, वो एक ब्लैक सब्सटेंस होता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। क्लियर। अब उसके बाद अगर हम बात करें कोल टार की, ठीक है, तो ये बेसिकली एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है। कोल टार क्या होता है, ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। क्लियर। इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 सब्सटेंस के मिक्सचर होता है। ठीक। अब इससे जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज किए जाते हैं। मतलब कि कोल टार से एज अ मटेरियल मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कई सारे सब्सटेंस, जैसे सिंथेटिक डाइज हो गए, ड्रग्स हो गए, एक्सप्लोजिव्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, प्लास्टिक हो गए, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गया, रूफिंग मटेरियल्स हो गया। क्लियर। हमारे घरों में नेपथलीन बॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली जो कपड़े अपड़े में कीड़े ना लगें या कोई ऐसा हार्मफुल एक्टिविटीज ना हो कपड़ों में, तो कपड़ों के अंदर नेपथलीन बॉल्स डाली जाती हैं। तो मैथिलीन बॉल्स भी जो ऑब्टेन की जाती हैं वो इसी कोल टार से की जाती हैं। तो आपको देखिए, आपको ये जो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्री में बन रहे हैं ना कोयले से, इनके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए कि भाई कोक का यूज़ हम स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, कोल टार का इस्तेमाल एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में, या फिर हम नेपथलीन बॉल्स की बात करें तो वो भी हमें वहीं से मिलता है। तीसरा अगर हम बात करें कोल गैस की, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि इंडस्ट्री में कोल का प्रोसेसिंग करके क्या प्रोड्यूस किया जाता है, कोक प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस के थ्रू कोल गैस, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें कोयला जो है उसको कोक में कन्वर्ट किया जाता है, तो इससे जो गैस निकलती है यही हमारी कोल गैस होती है। इससे जो गैस ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, हमारी कोल गैस होती है। क्लियर। ये भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है कई सारी इंडस्ट्रीज में, जहां पर जो कहाँ सिचुएटेड होती हैं, नियर दी कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। क्लियर। देखिए कोल गैस का इस्तेमाल सबसे पहले अगर हम बात करें, कोल गैस ये जो है इसका एक एप्लीकेशन आपको याद रखना है। इसका सबसे पहले एज अ स्ट्रीट लाइट, मतलब कोल को यूज किया गया था फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होंगी। क्लियर। तो सबसे पहले इसका स्ट्रीट लाइटनिंग का इस्तेमाल किया गया था एज अ स्ट्रीट लाइटनिंग इन लंदन। अगर हम बात करें तो इन लंदन इस्तेमाल किया गया था कोल गैस का। क्लियर। जो कि अप्रोक्सीमेटली था इन 1810, 1810 में इसका इस्तेमाल किया गया था। क्लियर। उसके बाद इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क में किया गया था इन 1820। तो स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। क्लियर। तो आपको समझ में आया कि कोल क्या होता है, किस तरीके से हमें कोल ऑब्टेन होता है। क्लियर। कोल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो इंडस्ट्री में उसको प्रोसेस किया जाता है। देखिए इंडस्ट्री में कोयले का इस्तेमाल के अलावा जो मेन काम होता है कोयले का, वो है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन दी थर्मल पावर प्लांट्स। इसीलिए आपने देखा हो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, आप कभी भी देखिएगा वो हमेशा कोल माइंस के आसपास ही होते हैं। क्लियर। जहाँ पे कोयला मिलता है, क्योंकि उसी रिसोर्स का इस्तेमाल करके ही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए वहीं से उनको सीधे वो मिल जाता है। बट कोल का यूज करने से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो कोल से जो गैस एक्चुअली में जो निकलती है वो कौन सी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है हमारे एनवायरनमेंट में। आपने एक ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेज बढ़ने के कारण हो रही है। क्लियर। तो क्योंकि कोयले को भी जब आप जलाते हैं तो बेसिकली उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो उसके कारण, कोयले के कारण भी बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो रहा है। क्लियर। इसीलिए धीरे 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 अब आप देखें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर कोयले का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। जनरली वो या तो हाइड्रो पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, या सोलार का, या विंड का, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आकर के हमारा कोल जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे पेट्रोलियम की।
पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम का यूज हम लोग बहुत बेसिक यूज होता है पेट्रोलियम का, जो हम गाड़ियां चलाते हैं, लाइट मोटर व्हीकल्स, जैसे कि हमारी मोटरसाइकिल्स हैं या स्कूटर्स हैं या कार हैं, तो इसमें पेट्रोल का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम हैवी मोटर व्हीकल्स की बात करें, मतलब जैसे ट्रक हो गया या ट्रैक्टर्स हो गए, उसमें हम दैट रन्स ऑन डीजल। क्लियर। और ये जो पेट्रोल और डीजल है, दीज आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोल और डीजल हमें कहाँ से मिलता है? वो पेट्रोलियम जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर। अगर हम पेट्रोलियम वर्ड की बात करें तो पेट्रोलियम वर्ड बना है टू वर्ड से, दैट इज पेट्रा एंड ओलियम। अगर हम बात करें, पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम हमें इससे बना है। ठीक है। और ये पेट्रोलियम हमें कहाँ से डराइव होता है? इट इज ऑल्सो माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। अगर हम बात करें अंडर द अर्थ, अर्थ के नीचे रॉक्स के बीच में से इसको निकाला जाता है। पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम बेसिकली हमें समुंदर से ऑब्टेन होता है, या सी जिसे हम कहते हैं, वहां से ऑब्टेन होता है। देखिए, जो ऑर्गेनिजम्स सी में लिव करते हैं, लिविंग इन द ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, जब भी वो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, मतलब जैसे अगर हम बात करें, जैसे फिश की अगर हम बात करें, तो फिश इज अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच इज लिविंग इन द सी। ठीक। तो जब भी वो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है, अगर हम बात करें तो उनकी जो बॉडी होती है, वो सी के मतलब समुंदर के नीचे जाकर के सेटल हो जाती है। आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सी में रहते हैं, वो जब उनकी डेथ होती है तो उनकी बॉडी जो होती है वो नीचे जाकर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है। और उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर बन जाती है। धीरे धीरे जो ये जो होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर का एब्सेंस है, जैसा मैंने आपको बताया था कोल के केस में अंडर द अर्थ अगर हम बात करें, तो कोयले के केस में क्या था? उसमें भी एब्सेंस ऑफ एयर था, हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर। क्लियर। तो ये जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यही कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आपने कभी भी देखा हो कि जो पेट्रोलियम की जो माइंस होती हैं पेट्रोलियम की, वो समुंदर से तेल निकालते हैं। तो समुंदर से तेल क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो समुंदर में जो जीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब मरते हैं तो उनकी बॉडी नीचे सेटल हो जाती है, और काफी हजारों साल होने के बाद, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होती उसके कारण, और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर होने के कारण होता क्या है कि वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहां से जो डिपॉजिट होता है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को, वहां से जो निकाला जाता है तेल को। क्लियर। तो वो जो ऑब्टेन होता है, दैट इज पेट्रोलियम, दैट इज पेट्रोलियम। क्लियर। तो ये जो पेट्रोलियम है, ठीक है, ये भी जो अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है, बट इट इज ऑल्सो एग्जॉस्टेबल। क्योंकि जैसे जैसे हमारा पेट्रोलियम, चूंकि अब देखिए, चूंकि जो सी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, उसके बाद कई सालों बाद, कई हजार साल बाद वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होता है। मतलब कि जो जैसा कि कोल में था, वैसा ही पेट्रोलियम के केस में भी है कि भाई कन्वर्जन का टाइम बहुत ज्यादा है। बट हम जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे कोयले की खपत हो रही है, वैसे ही पेट्रोलियम की भी खपत हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर पेट्रोलियम भी नेचुरल रिसोर्स तो है, बट इट इज एग्जॉस्टेबल। क्लियर। दैट्स व्हाई नाउ ऑल्टरनेट्स आर प्रोड्यूसिंग। मतलब आप देखें तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में। तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पेट्रोलियम का यूज धीरे धीरे कम किया जा रहा है। पेट्रोलियम जितना कम यूज होगा, और चूंकि पेट्रोलियम से एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन जो होता है बेसिकली, वो पेट्रोल से डीजल से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस साइलेंसर से बाहर निकलती है, वो एयर पॉल्यूट करती है। तो इसीलिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो पेट्रोलियम किस तरीके से निकाला जाता है? समुंदर के अंदर या सी के अंदर जो जानवर होते हैं, ठीक,
वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जो होती है वो नीचे सेटल हो जाती है। तो वहां पर हजारों साल बाद जब वो एब्सेंस ऑफ एयर के कारण वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको माइंस के जरिए वो निकाला जाता है, पेट्रोल, तेल जिसे कहते हैं। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो जो इंडियन गवर्नमेंट की अगर हम कंपनीज की बात करें तो जो कंपनी तेल निकालने का काम करती है वो ओएनजीसी है, दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। उनका काम होता है समुद्र से तेल निकालना। तो पेट्रोलियम हमें मिल गया, क्लियर। उसके बाद आपने कई सारे, आपने शहरों में देखा होगा पेट्रोलियम रिफाइनरी। अगर हम बात करें रिफाइनरी, जैसे अगर हम बात करें तो बीना रिफाइनरी, या हम मथुरा ऑयल रिफाइनरी की बात करें, तो ये क्या है, ऑयल रिफाइनरी। अब ये रिफाइनरी या रिफाइनिंग पेट्रोलियम की क्यों की जाती है? अगर हम बात करें तो ये जो रिफाइनिंग होती है, ये तेल को निकालने के बाद ये रिफाइनरीज जो होती है ना, ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करती है। अब ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की क्यों जाती है? क्योंकि जो पेट्रोलियम हमें समुंदर से मिला है उसके अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट करने का काम रिफाइनरी में होता है। मतलब कि हमारा जो पेट्रोलियम हमें जो मिला है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो बेसिकली एक डार्क ऑयली लिक्विड है, ठीक है, जो पेट्रोलियम हमें मिला है, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पेट्रोल, अगर हम पेट्रोलियम पे बात करें तो इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, क्लियर। इसके अलावा आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है इसमें, क्लियर। इसके अलावा आपका पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो पेट्रोलियम के अंदर होते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को अलग करने का काम रिफाइनरी करती है। पेट्रोल अलग करना, डीजल अलग करना, उसमें से लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग करना, पेट्रोलियम गैस अलग करना। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जाता है पेट्रोलियम के, इसी को बोला जाता है रिफाइनिंग, इसी को बोला जाता है रिफाइनिंग। और इसको कौन करता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, क्लियर। तो यहाँ पर आपने कई सारी, मैंने आपको नाम भी बता दिया कि जो बीना रिफाइनरी है, या आपने मथुरा रिफाइनरी, या और भी रिफाइनरीज है, इनका काम यही होता है, ये जो पेट्रोलियम जो आता है उससे ये जो पेट्रोल है, डीजल है, इसको सेपरेट करना, क्लियर। ये है, ये देखिए यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, ये भी एक तरीके की क्या है, रिफाइनरी है, क्लियर। आपको नॉर्मली अरब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा रिफाइनरीज मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है वो वहीं से प्राप्त होता है, तो इसलिए वहाँ पर भी आपको बहुत सारा जो है रिफाइनरीज आपको मिलेगी, क्लियर। तो मैंने आपको बताया कि क्यों रिफाइनिंग की जाती है पेट्रोलियम की, क्लियर। व्हाई द पेट्रोल, हाउ, व्हाट इज पेट्रोलियम। इसके अलावा पेट्रोल हमें, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है, और उसकी रिफाइनिंग क्यों की जाती है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। अब इसके कुछ यूजेस हैं यहाँ पर अगर हम देखें, तो जैसे अगर हम बात करें पेट्रोलियम गैस की, जो मैंने आपको बताया था, घरों में जो एलपीजी सिलेंडर हम यूज़ करते हैं ना, घरों में जो सिलेंडर यूज़ करते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो पेट्रोलियम गैस होती है, ठीक है, उसका यूज़ होता है इन होम एंड इंडस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो मोटर फ्यूल या व्हीकल्स में यूज़ होता है। केरोसिन की बात करें तो ये भी एज अ स्टोव्स या लैंप में केरोसिन यूज़ किया जाता है। डीजल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, पैराफिक्सिन वैक्स होता है, बिटुमेन होता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम, क्लियर। और उसके यूजेस, जैसे लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो ये लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बिटुमिन की बात करें तो ये पेंट्स वगैरह या रोड की सर्फेसिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दीज आर ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट पेट्रोलियम। लास्ट अब हमारा जो इस चैप्टर में बच जाता है दैट इज नेचुरल गैस।
अब अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस, क्योंकि ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है थ्रू पाइप्स। अगर हम बात करें तो कई सारी पाइपलाइंस होती हैं जिसके ज़रिए नेचुरल गैस जो होती है हमारी, वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्लियर। अब इन्हीं नेचुरल गैसेस को अगर हम बात करें, ये जो नेचुरल गैस है, इन्हीं को स्टोर किया जाता है एट हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर इसको स्टोर किया जाता है, जिसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। आपने सुना होगा सीएनजी, सीएनजी के बारे में। तो सीएनजी बेसिकली क्या है? ये जो नेचुरल गैस है इसको स्टोर किया गया है अंडर हाई प्रेशर, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी जो होती है वो पावर जनरेशन में भी काम आती है। सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। ठीक है। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल हो रही है सीएनजी। सीएनजी व्हीकल्स आपको दिख जाएंगे, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में आपको जितनी भी टैक्सीज वगैरह या ऑटो वगैरह मिलेंगी, ज़्यादातर आपको सीएनजी मिलेंगी। क्लियर। तो वो एज अ फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है सीएनजी। बिकॉज वाई? बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग। मैंने आपको बताया था कि जो पेट्रोल या डीजल के जो व्हीकल्स होते हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, और चूंकि दिल्ली में एक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया गया है टू यूज़ सीएनजी इन दी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। क्लियर। ये एक तरीके का क्लीनर फ्यूल होता है, इसी कारण से इसका पॉल्यूशन जो होता है वो कम होता है। क्लियर। अब सबसे अगर हम बात करें कि ग्रेटेस्ट एडवांटेज सीएनजी का ये है कि इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। देखिए कई जगहों पर अभी पाइपलाइन बिछ गई है, जैसे अगर हम गैस की बात करें तो हम, चूंकि अगर हम बात करें जहाँ पाइपलाइन नहीं है वहाँ पे तो गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है, बट जहाँ जहाँ पाइपलाइन बिछ गई है तो गैस की पाइपलाइन बिछाई गई है, ताकि गैस को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सके डायरेक्टली टू द होम्स एंड दी फैक्ट्रीज, पाइप्स के थ्रू। क्लियर। कई सारी पाइपलाइन बनी है यहाँ पर, जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में वडोदरा में, या दिल्ली में भी, कुछ अदर प्लेसेस में भी बनी। क्लियर। आज की डेट में अगर नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का यूज़ सिर्फ पावर जनरेशन और फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, इसका यूज़ कुछ केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी यूज़ हो रहा है। इंडिया में कई सारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, जैसे अगर हम बात करें त्रिपुरा में, राजस्थान, महाराष्ट्र या कृष्णा गोदावरी डेल्टा, तो दीज आर ऑल द एरियाज वेयर द नेचुरल गैस इज। क्लियर। तो ये था नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस बेसिकली क्या है? एक इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू दी पाइप्स। नाउ अब अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट, तो ये देखिए मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ये सारे रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के, जहाँ जहाँ है, त्रिपुरा है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोल है या पेट्रोलियम है, ये नेचुरल रिसोर्सेज की एक लिमिट है। मतलब कि चूंकि इसका लिमिटेड इसलिए है क्योंकि भले ही ये नेचुरल रिसोर्स है, बट in order to in order to the generation of coal and petroleum, it takes lot of years। जैसे मैंने आपको बताया कि डेड ऑर्गेनिजम्स को कोल में या सी के अंदर, जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन जैसे 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 वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो या अगर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में हो। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखें कि नंबर ऑफ व्हीकल्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज होंगे तो पेट्रोलियम का यूज़ ज़्यादा होगा। क्लियर। या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि लोग ज़्यादा हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, उसके कारण जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का उस हिसाब से जनरेशन भी करना रहेगा, तो उस हिसाब से वहाँ पर कोयले का भी यूज़ होगा। तो कोल हो, पेट्रोलियम हो या हमारे नेचुरल गैस हो, क्लियर, तो इनका प्रोडक्शन में काफ़ी लंबा समय है, बट कंजम्पशन बहुत तेज़ी से हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि ये रिसोर्स धीरे 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 क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में वेरियस मेजर्स लिए जा रहे हैं टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। जैसे अगर आप बात करें कि कोल की बात करें तो बहुत से ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने कोल का यूज बहुत कम कर दिया है, वो सोलार एनर्जी पे काम कर रहे हैं, वो विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं। मतलब दे हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्स टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज विच आर अनलिमिटेड और इनएग्जॉस्टिबल। अगर हम बात करें सनलाइट की या हम विंड एनर्जी की बात करें तो दीज आर इनएग्जॉस्टिबल। इसका यूज आप कितना भी कर लीजिए ये कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर? तो इसीलिए कई वर्ल्ड के कई पार्ट्स में जो कोल है उसका यूज क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। क्लियर? अगर हम बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम में भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय आ रहा है, धीरे धीरे सीएनजी यूज हो रही है फ्यूल्स में। ठीक है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज खत्म होने की बात नहीं है। एक तो सबसे पहली चीज कि कोल और पेट्रोलियम आर आल्सो लेड टू एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए कुछ एडवाइसेस दिए जाते हैं, कुछ टिप्स दिए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट्स के समय अगर रेड लाइट है तो आप अपने इंजन को बंद कर लीजिए। क्लियर? या फिर रेगुलर मेंटेनेंस जो आप व्हीकल का कराइए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कुछ मेजर्स हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में हमने कोल के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज हमारे चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। तो उस चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा। आप चैप्टर नंबर 5 एक बार हमारा लेक्चर सुनने के बाद एक बार आप इसको बुक से अगर आप पढ़ लेंगे तो पूरे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।